दोस्तों, दिल्ली के अंदर जापान और भारत ने मिलकर के ऐसा क्या किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन का कंट्रोल अब चाइना के हाथों से फिसल गया है। इंडो पैसिफिक के अंदर ऐसा क्या नया पावर ब्लॉक तैयार हो गया है जिसने ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, जब दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के नेता आमने सामने बैठे तो चर्चा सिर्फ ट्रेड पर नहीं रुकी। बात एआई पर हुई, डिफेंस की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग पर हुई, फार्मा सेक्टर के डोमिनेंस पर हुई और सबसे बढ़कर उस मास्टर स्ट्रोक पर हुई जिसने रातों रात ग्लोबल पावर इक्वेशन को बदल करके रख दिया है। आखिर दोस्तों, क्यों एक ही झटके के अंदर सेमीकंडक्टर से लेकर के क्रिटिकल मिनरल्स तक की पूरी बाजी अब पलट चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, जिस देश की टेक्नोलॉजी के बिना आज दुनिया का कोई भी फाइटर जेट या स्मार्टफोन नहीं बन सकता, वो देश अचानक भारत को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार क्यों मान बैठा है। दोस्तों, जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के ऐतिहासिक भारत दौरे ने कूटनीति के सारे पुराने नियम तोड़ डाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब उन्हें अपनी छोटी बहन कहा तो यह एक सीधा सिग्नल था कि भारत और जापान के रिश्ते अब सिर्फ कागजी समझौतों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे अटूट भरोसे पर टिक गए हैं जो किसी भी ग्लोबल प्रेशर को झेल सकते हैं। दोस्तों, तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, एक दूरदर्शी नेता हैं और सबसे खास बात, वो जापान की नारा प्रीफेक्चर से आती हैं। ये वही इलाका है जो भारत और जापान की साझा बौद्ध विरासत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लेकिन इस दौरे में जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स को हैरान कर दिया है। दोस्तों, चाइना को लग रहा था कि जापान और भारत शायद सिर्फ सेमीकंडक्टर या कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस को डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के इतने बड़े फैसले लिए हैं जिसकी गूंज सीधे बीजिंग से लेकर के वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही क्लियर वर्ड्स के अंदर कहा है कि कुछ दिन पहले ही G7 शिखर समिट के दौरान उन्होंने ये बात रखी थी कि आज के वैश्विक उथल पुथल वाले माहौल के अंदर आपसी विश्वास ही सबसे बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक संपत्ति है और भारत जापान की ये साझेदारी इसी कसौटी पर 100% खरी उतरती है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर जापान को भारत की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी है और भारत इस मौके को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें इतिहास और भविष्य दोनों के तारों को जोड़ना होगा। भारत और जापान की दोस्ती कोई आज की बात नहीं है। 6ठी सदी में जब बौद्ध धर्म भारत से जापान पहुंचा तो उसने दोनों देशों के बीच में एक ऐसा सांस्कृतिक पुल बनाया जो आज तक मजबूत है। दोस्तों, साल 752 के अंदर भारतीय भिक्षु बौद्धिसेन जापान गए थे और नारा के उसी शानदार तोराई जी मंदिर के अंदर ग्रेट बुद्ध की प्रतिमा की आंखें खोलने की रस्म पूरी की गई थी, जहां से आज की जापानी प्रधानमंत्री आती हैं। ये इतिहास सिर्फ किताबों के अंदर नहीं है, ये आज की कूटनीति का सबसे बड़ा इमोशनल एंकर है। दोस्तों, यहीं पर कहानी पूरी तरह से इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो गए थे तो रास्ते में वो जापान रुके थे। जापानी लोगों की मेहनत और राष्ट्रवाद ने उनका दिल जीत लिया था और उनके साथ में उस जहाज के अंदर यात्रा कर रहे थे महान उद्योगपति जमशेदजी टाटा। दोस्तों, जापान की उस यात्रा ने जमशेदजी को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने भारत लौट करके बेंगलुरु के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की थी। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को मिला जापान का साथ भी इसी ऐतिहासिक कड़ी का हिस्सा है। और फिर आया 1980 का दशक, जब भारत की सड़कों के ऊपर एक क्रांति आई। दिसंबर 1983 के अंदर गुड़गांव की फैक्ट्री के अंदर पहली बार मारुति कार निकली। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये भारत और जापान के बीच में टेक्नोलॉजी और भरोसे का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। आज वही भरोसा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रूप में आगे बढ़ रहा है, जहां 1.08 लाख करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद और मुंबई के बीच में भारत का पहला हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार हो रहा है, जिसमें 81% फंडिंग जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जीका की तरफ से बेहद कम ब्याज पर आई है।
दोस्तों बाहर से ये फैसला सामान्य सा दिखता है, लेकिन अंदर से ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। बुलेट ट्रेन और ऑटोमोबाइल तो सिर्फ शुरुआत है। हैदराबाद हाउस के अंदर जो सबसे बड़ी डील हुई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस सेक्टर के अंदर। पीएम मोदी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि जापान की सटीक तकनीक यानी कि प्रिसिजन हार्डवेयर और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। आज तक भारत हथियार खरीदता आया है, लेकिन अब भारत और जापान मिलकर के डिफेंस इक्विपमेंट का को डेवलपमेंट करेंगे। यह भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक मैसिव जंप है। दोस्तों जापान जिसके पास में दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह और लेबर की कमी है, उसे भारत के रूप में एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब और मार्केट मिल गया है। वहीं दोस्तों भारत को वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिल रही है जो उसे हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी। दोस्तों इस पूरी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी के केंद्र में एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है और वो है चाइना। दोस्तों जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को चाइना के ऊपर उनके कड़े रुख के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ भारत का भी बॉर्डर पर ड्रैगन के साथ में लगातार टकराव रहा है। चाइना का विस्तारवादी रवैया, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या फिर हिमालय की चोटियों के ऊपर, दोनों देशों के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंजेस बना हुआ है। लेकिन बात सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, असली लड़ाई सप्लाई चेन की है। आज स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फाइटर जेट्स बनाने के लिए जिन क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होती है, उनके ग्लोबल मार्केट के ऊपर चाइना का एक तरफा कब्जा है। दोस्तों माइनिंग कहीं भी हो, रिफाइनिंग के लिए दुनिया आज भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत और जापान ने दोस्तों अब ठान लिया है कि वो इस डिपेंडेंसी को खत्म करेंगे। दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग के ऊपर एक संयुक्त घोषणा जारी की है, जिसका सीधा मतलब है एक ऐसी सप्लाई चेन बनाई जाएगी जिसे कोई भी देश अपनी दादागिरी से रोक भी नहीं पाएगा। वहीं दोस्तों फार्मा सेक्टर में हुए समझौते इस बात का सबूत हैं। दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई के लिए लंबे वक्त तक चाइना पर डिपेंडेंट रहना पड़ा है। अब दोस्तों जापान के भारी इन्वेस्टमेंट और तकनीक के सहयोग से भारत अपने फार्मा सेक्टर को पूरी तरह से डेवलप कर रहा है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जापान की एक्सपर्टीज भारत के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि एक आजाद, समृद्ध और नियमों पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र उसकी प्राथमिकता है। ये लाइन सीधे तौर पर चाइना के उस रवैये के ऊपर कड़ा प्रहार है जहां वो अंतरराष्ट्रीय नियमों को ताक पर रख करके छोटे देशों पर मिलिट्री प्रेशर बनाता है। दोस्तों जापान और भारत दोनों आज बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं। भारत बहुत जल्द तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। दोस्तों जब ये दोनों इकोनॉमीज आपस में जुड़ती हैं तो ये सिर्फ एक बायलैटरल ट्रेड नहीं रहता है, बल्कि ये पूरे ग्लोबल मार्केट का बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट कर देता है। जापान के पास में भारी मात्रा में कैपिटल है, निवेश करने के लिए पैसा है। भारत के पास में दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स है, डिमांड है और एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सरकार है। जापान अपना पैसा वहां लगाना चाहता है जहां रिटर्न के साथ साथ सुरक्षा की गारंटी हो, और मौजूदा ग्लोबल क्राइसिस के दौर में भारत से बेहतर और सुरक्षित डेस्टिनेशन दुनिया के अंदर कोई नहीं है। दोस्तों एक वक्त था जब हम दूसरों की टेक्नोलॉजी का इंतजार करते थे। आज हम उसी टेक्नोलॉजी को अपने देश में डेवलप करने के लिए ग्लोबल पावर्स के साथ में बराबरी की टेबल पर बैठते हैं। दोस्तों तकाइची का यह दौरा साबित करता है कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटजी का एक निर्णायक प्लेयर बन चुका है। जहां दुनिया प्रेशर देखती है, भारत वहां अपॉर्चुनिटी पड़ने लग गया है। दोस्तों मोदी सरकार की विदेश नीति के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा गया है। हम अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखते हुए भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के साथ में अपने हित साध रहे हैं। दोस्तों ये नया भारत शोर कम करता है, लेकिन इसका इंपैक्ट सीधा ग्लोबल मैप पर दिखाई देता है। अगर हम आम आदमी के नजरिए से देखें तो ये सब समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये समझौते सिर्फ सरकारों के बीच में नहीं होते, इनका सीधा असर आपके और हमारे भविष्य के ऊपर पड़ता है। जब जापान भारत के अंदर सेमीकंडक्टर और एआई के अंदर इन्वेस्ट करता है तो इससे भारत के युवाओं के लिए लाखों हाई पेइंग जॉब्स प्रोड्यूस होती हैं। जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होती है तो हमारी सेना मजबूत होती है और देश का पैसा भी देश के अंदर ही रहता है। जब क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन सुरक्षित होती है तो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और गैजेट्स सस्ते होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया के नक्शे के ऊपर भारत एक मजबूत ताकत बनकर के उभरता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। ये फैसले हमारी इकोनॉमी, हमारी सिक्योरिटी और हमारे नेशनल प्राइड को सीधे तौर पर मजबूत करते हैं।
दोस्तों अब खेल सिर्फ हेडलाइंस का नहीं है बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का हो गया है। चाइना इस समय अपनी गिरती इकोनॉमी और प्रॉपर्टी क्राइसिस से जूझ रहा है। वो देख रहा है कि कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स चाइना से अपना पैसा निकाल करके भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। भारत और जापान का ये अलायंस चाइना के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सिरदर्द बन चुका है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आसियान देशों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश जो चाइना के दबाव में काम कर रहे थे, उसका सामना कर रहे थे, वो अब भारत और जापान की इस साझेदारी को एक सुरक्षित छतरी के रूप में देख रहे हैं। भारत और जापान मिलकर के ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उभरे हैं और ये बता रहा है कि दुनिया का भविष्य अब किसी एक देश की मोनोपोली से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा मूल्यों से चलने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत का ये मूव आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित होगा या फिर दुनिया अभी भी भारत की ताकत को कम आंक रही है? क्या भारत और जापान की ये डिफेंस और टेक इस पार्टनरशिप चाइना के ग्लोबल डोमिनेंस को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार।